देखो आगे चलो। तो देखो 2 क्वेश्चन और देखो, फिर समतल पढ़ाते हैं। 2 क्वेश्चन प्रक्षेप वाले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखो। हाँ 5 क्वेश्चन कल बताए थे ना, 3 ठो बताए थे। 11.2 का 3 ठो बताए थे। 11.2 का तीसरे का भी नंबर देखो, ये अपने से बता रहे हैं 2 ठो क्वेश्चन, ठीक है। फिर तो देखो ये दिया है, एक रेखा का निर्देशाक्षों पर, एक रेखा खंड का लिखो, एक रेखा खंड का निर्देशाक्षों पर प्रक्षेप, प्रक्षेप क्या है, 2 3 रूट 3 है, 2 3 रूट 3 है, 2 3 रूट 3 है। तो रेखाखंड की लंबाई और दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। तब रेखाखंड की लंबाई व दिक् को ज्याएं, दिक् को ज्याएं, दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता है, एक रेखाखंड का निर्देशाक्षों पर प्रक्षेप, ठीक है, दिया है। मान लेते हैं माना सरल रेखा AB का, माना सरल रेखा, रेखा खंड AB का निर्देशाक्षों पर प्रक्षेप, प्रक्षेप बताए थे। AB कास अल्फा बराबर 2, AB कास बीटा बराबर 3, AB कास गामा बराबर रूट 3। निर्देशाक्षों पर प्रक्षेप बताए थे ना, AB कास अल्फा, AB कास बीटा, AB कास गामा। तो समीकरण नंबर इसको 1 लिख लो, इसको समीकरण नंबर 2 लिख लो, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 2 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या आएगा, AB स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, AB स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा, AB स्क्वायर कास स्क्वायर गामा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर। ऐसे हो गया ना। तो AB का स्क्वायर कॉमन ले लो, सुनो, AB का स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचा यहाँ, कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा। ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 9, ये 3, ठीक है। ये जानते हो दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। तो AB का स्क्वायर गुणे 1 बराबर 9 4 13 3 16। तो AB का स्क्वायर बराबर आ गया 16। तो AB बराबर क्या होगा, 4। AB बराबर क्या होगा, 4, नहीं प्लस माइनस 4। AB डायरेक्शन सही है ना, A से B तक। रेखाखंड है तो एक ही लिखेंगे चिन्ह। सरल रेखा यल होता, यम होगा, जिसके डायरेक्शन का पता नहीं है तब प्लस माइनस लिखते हैं। जैसे कोई सरल रेखा निरपेक्षाक्षों के साथ कोण बनाती है सरल रेखा, तब वहाँ पे AB भी B ये दोनों मानी जाएगी, इसलिए प्लस माइनस वहाँ लगाए थे, ठीक है। तो AB का मान कहाँ रखेंगे, 1 2 3 में रखने पर, AB का मान 1 2 व 3 में रखने पर। क्यों रखना चाहते हैं AB, इसमें 4 रख देंगे। 4 कास अल्फा बराबर 2, तो कास अल्फा बराबर 2/4। तो कास अल्फा दिक्कोज्जा है, हमें कास अल्फा कास बीटा कास गामा ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 4 कास अल्फा
बराबर क्या होगा 2, 4 कास बीटा बराबर 3 और 4 कास गामा बराबर √3, यही ना। तो कास अल्फ़ा बराबर क्या होगा 2/4, कास बीटा बराबर क्या होगा 3/4, कास गामा बराबर क्या होगा, कास गामा बराबर √3/4। ठीक है, तो ये कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा है क्या, दिक्कुज। कॉलेज वाले पहुँच गए क्या। जानबूझ के दिए थे कि गलती हो गई, आप जान के गलत दिए थे नंबर। चलो देखो, कास अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3, कास बीटा इज इक्वल टू 3/4, कास गामा इज इक्वल टू √3/4। तो देखो सरल रेखा ए बी की दिक्कत जाएं, अतः इसको इधर मिटा दे थोड़ा सा। अतः सरल रेखा ए बी की, सरल रेखा ए बी की दिक्कत जाएं कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा इज इक्वल टू 2/4 3/4 √3/4। ये कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा तो कहते हैं यल एम एन, 2/4 3/4 √3/4, ये है दिक्कोज्जा। ठीक है ना, तो दिक्कोज्जा आ गया। ये 20 साल आ चुका है उसमें एमपी बोर्ड में क्वेश्चन। हाँ, इनको काट के लिख सकते हो आप। तब अब जब काटोगे तो कटवे न करेगा तो सबको एक जैसे बनाए रहो। हाँ, सबको कट नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे लिख ले। तो निर्देशाक्षों पर प्रक्षेप दिया रहता है, तो रेखा का दिक् अनुपात, रेखाखंड की लंबाई निकालना है। तो रेखाखंड की लंबाई 4 आ गई, अधिक को जाए ये आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी क्या है कि किताब खोले ही नहीं, पहले से लिख दिए पेपर, अब फिर क्वेश्चन रटे रहते हैं, हमेशा देते थे एमपी बोर्ड में इनको। तो अब प्रक्षेप अधिक को जत है ही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है प्रक्षेप पर आधारित, कई साल पूछा गया है। लिखो, दिया है, ये लिखा, यदि लिखो, यदि ए का निर्देशांक 3 1 2, तो इसको लिख लो, तीसरे का सी नंबर डाल लो, है ना। NCERT 11.2 तीसरे का सी नंबर, तीसरे का सी नंबर। तो यहाँ पे ए का निर्देशांक क्या है 2 1 2, बी का निर्देशांक क्या है 5 1 2 5 1 2, सी का निर्देशांक क्या है 0 1 5 0 1 5, और डी का निर्देशांक 0 -1 -5 0 -1 -5। तो ए बी का सी डी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तब ए बी का सी डी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए बी का सी डी पर प्रक्षेप। तो आपको एक दिन फार्मूला प्रूव किए थे कि जैसे मान लो सरल रेखा ए बी का, सरल रेखा ए बी का सी डी पर प्रक्षेप निकालना है। तो यदि सी डी की दिक्कोज्जा पता हो जाए आपको एल एम एन, तो यहाँ पे ए से यहाँ पे लंब खींचोगे, यहाँ से लंब खींचोगे, तो ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। तो ए डैश बी डैश की लंबाई निकालने के लिए आपको फार्मूला बताए थे S2 - S1 इंटू एल, और Y2 - Y1 इंटू एम, और Z2 - Z1 इंटू एन, ये बताए थे फार्मूला। तो यही ए डैश बी डैश की लंबाई कहलाएगी ए बी का सी डी पर प्रक्षेप। तो सी डी का जब निर्देशांक दिया है तो हम सी डी का दिक् अनुपात निकाल लेंगे। तो S2 - S1 Y2 - Y1 Z2 - Z1। तो जब दिक् अनुपात मिल जाए तो दिक्कोज्जा निकाल लेंगे, A/√A² + B² +
सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी डी की दिक्कत एल एम एन की वैल्यू आ जाएगी। ए के निर्देशांक को S1/1 Z1 से दर्शा लेंगे, और बी के निर्देशांक को S2/2 Z2 से डिनोट कर लेंगे, और फिर इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो ए बी का सी डी पर प्रक्षेप आ जाएगा। और यदि ए बी का सी डी पर प्रक्षेप शून्य आ गया, इसका मतलब ए बी सी डी पर लंब है, लिखवाए थे नोट, ठीक है। तो ऐसा आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़े, अब कभी पूछ दिया कि सी डी का प्रक्षेप निकालो ए बी पर, तो सी डी को इधर खींच लेना ऐसे, और फिर ए बी यहाँ खींच लेना, ठीक है। और करना वही, सी से तो सी डैश आ जाएगा यहाँ, और ये क्या आ जाएगा, डी डैश आ जाएगा। तो सी डैश से डी डैश, तो सी और डी का निर्देशांक को दर्शाओगे S1/1 Z1 S2/2 Z2 से, ए बी की दिक्कोजा निकालोगे। तो कभी ए बी का पूछता सी डी पर प्रक्षेप, कभी सी डी का ए बी पर, करने का यही तरीका है, ठीक है। अंतर क्या है, जब ए बी का पूछता है सी डी पर, तो ए बी को ऊपर लिखना है, सी डी का कहता है ए बी पर, तो सी डी को ऊपर लिखना, ठीक है। समझ जाओगे कि दोनों को बता दें, एक ऐसे काम चल जाएगा, है ना। तो ए बी का सी डी पर प्रक्षेप निकालना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सी डी का दिक् अनुपात निकालते हैं पहले, क्योंकि सी डी की दिक्कोजा की जरूरत है ना। तो क्या लिखोगे, सी डी का दिक् अनुपात, सी डी का दिक् अनुपात। तो सी डी का दिक् अनुपात, इसको हम दर्शा लेते हैं x1/1 इसको कह लिए, Z1 इसको S2/2 Z2 कह लिए, इसको S3/3 Z3 कह लिए, इसको S4/4 Z4 कह लिए, ठीक है। तो सी डी का दिक् अनुपात जब निकालेंगे तो क्या होगा, x4 माइनस x3/4 माइनस Z4 माइनस Z3 हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, फिर क्या लिखेंगे, -1 माइनस 1, -1 माइनस 1, -5 माइनस 5, -5 माइनस 5, तो क्या हुआ, 0 माइनस 2 माइनस 10, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अब ये 2 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, -2 से नहीं, 2 से, तो -1 आ गया -5। तो क्या लिखते हैं, सी डी की दिक् को जाएँ, दिक् को जाएँ, सी डी की दिक् को जाएँ, क्या लिख लें, एल एम एन, तो 0/√, 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ए बी सी से दर्शा लिखते हैं दिक् अनुपात को, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, -1/√, 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, -5/√, 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, एल एम एन बराबर, एल एम एन का मान क्या आ गया, देखो अभी नीचे आ रहा होगा शायद थोड़ा कि नहीं, एल एम एन का मान, हाँ अभी है। तो क्या करें, एल कामा एम कामा एन बराबर 0/25 और 1√26 आएगा ना, हैं, -1/√26 और -5/√26। अब ए के निर्देशांक तो आप दर्शा ही चुके हो x1/1 Z1 से, इसका मान दिया भी है क्या, 3 1 2। बी के निर्देशांक को दर्शा चुके हैं S2/2 Z2 से, इसका निर्देशांक क्या दिया है, 5 1 2। तब ए बी का सी डी पर प्रक्षेप, क्या लिखें, ए बी का सी डी पर प्रक्षेप, प्रक्षेप ए डैश बी डैश बराबर क्या लिखेंगे, S2 माइनस S1 इंटू L बाई 2 माइनस Y1 इंटू M Z2 माइनस Z1 इंटू N, ठीक है। NCERT की किताब बनी है नाइस मैथमेटिक्स, ठीक है। तो नाइस मैथमेटिक्स जो बनी है NCERT ने बनाया है, तो उसमें क्या है कि ये क्वेश्चन में जैसे हम जोड़ न दिए ABC, उसमें ऐसे जोड़ दिया है जैसे क्वेश्चन जिस नियम पर आधारित क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जोड़े गए हैं, NCERT में मिला दिया गया है। जैसे मान लो
कोई क्वेश्चन नहीं है जिस कॉन्सेप्ट पर। तो जैसे हम 3 नंबर में ABC बताते हैं ना, तो किताब में जोड़ दिया गया है ऐसे क्वेश्चनों को उसका नाम है नाइस मैथ, NCERT मैथ। तो देखो यहाँ पे A डैश B डैश 10th क्लास की रखी भी थी मेरे पास। तो यहाँ पे A डैश B डैश इज इक्वल टू ये है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाते हैं A डैश B डैश इज इक्वल टू S2 माइनस S1। सुनो, S2 माइनस X1 इंटू L। तो S2 की वैल्यू क्या है यहाँ 5, तो 5 माइनस 3 इंटू क्या लिखोगे, नहीं ऊपर लिख देते हैं, हाँ नहीं पाएगा, इधर मिटा के लिख देते हैं ना। हाँ तो देखो, तो S2 माइनस A डैश B डैश बराबर A डैश B डैश बराबर S2 की वैल्यू क्या है 5 अब माइनस 3, 5 माइनस 3 इंटू 0 हो गया 0/√26, ठीक है। अब प्लस फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 है ना, 1 माइनस 1 इंटू क्या लिख दें -1/√26। फिर क्या लिखेंगे 2 माइनस 2 इंटू -5/√26। तो क्या आएगा ये सब A डैश B डैश बराबर 0 + 0 + 0। तो A डैश B डैश बराबर 0, अर्थात AB का CD पर प्रक्षेप 0 है। अर्थात क्या लिखोगे, अतः AB का CD पर प्रक्षेप बराबर 0। तो चूंकि AB का CD पर प्रक्षेप 0 है, चूंकि AB का CD पर प्रक्षेप 0 है, इसलिए AB लंब होगा CD पर, AB लंब होगा CD पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे AB लंब होगा CD पर ना, तो A और B से लंब खींचोगे तो A डैश यहीं पे आएगा, यहीं पे B डैश भी आएगा, तो A डैश से B डैश तक की लंबाई 0 हो जाएगी। तो लंबा जब होती है तो AB का CD पर प्रक्षेप क्या होता है 0। अधिक अनुपात के मदद से दिखाना तो क्या निकालो, AB का अधिक अनुपात निकाल लो, CD का अधिक अनुपात निकाल लो। A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 का मान यदि 0 आता है तभी कह देंगे AB CD पर लंब है। पर यहाँ प्रक्षेप पूछा है, यदि पूछता है कि प्रक्षेप की सहायता से सिद्ध करो कि AB CD पर लंब है, तो क्या करो AB का CD पर प्रक्षेप निकाल दो, तो उसको क्या आना चाहिए 0। तो AB का CD पर प्रक्षेप निकालो तब भी 0 आएगा, CD का AB पर प्रक्षेप निकालोगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। तो प्रक्षेप की सहायता सिद्ध कीजिए कि ABCD पर लंब है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इतना कर लिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब देखो समतल, अब समतल में सब नियम का यूज कर डालेंगे, इतना बताएं। समतल वेक्टर भी है ना? नहीं, समतल फिर सब बताएं ना कि समतल जो पढ़ोगे, सरल रेखा पढ़ोगे, 3D जो पढ़ोगे, सब में सदिश का उपयोग करोगे। अभी कार्तीय रूप पढ़ो, कार्तीय रूप के बाद समतल सरल रेखा पढ़ो कार्तीय रूप में, इसके बाद सदिश पढ़ो, फिर सदिश का यूज करो इनमें, सदिश बताएं। ठीक है। चलो देखो, तो ऐसे में डाउट नहीं रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम उससे डायरेक्ट सवाल सब बताएं तो आपके समझे में ना आएगा कुछ। देखो, तो समतल का समीकरण देखो, पूरे क्वेश्चन बताएंगे सब NCERT वाले ही, अनावश्यक कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे। देखो, तो समतल क्या है, देखो प्लेन जिसको कहते हो। तो यहाँ पे सुनो, समतल को परिभाषित करते हैं, सुनो 3D 3 डायमेंशनल होता है। पर अब देखो यहाँ पे समतल को परिभाषित कैसे करेंगे। जैसे ये, अब ये 3D न है, इसको क्या बोलोगे, समतल है बोल सकते हो, 3D न, ऊंचाई भी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये समतल को इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे एक सतह लेते हैं, ये वाली सतह। तो इस सतह में सुनो अच्छे से, आप ये सतह है, तो इस प्रकार को इसको लेंगे यदि सतह को, इसको तो इसको हम समतल नहीं कहेंगे। जब इस प्रकार रहेगा तो इसको समतल नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको समतल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, तुमको बता रहे हैं।